जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण। वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने बता दिया है, उनकी तीन विधियां थी हमने बताई थी, वज्रगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हमने तीनों विधियां अच्छे से बता दी हैं। अगर नहीं देखे तो जाके वीडियो पर जरूर देखें और समझे उनको कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो सबसे पहले ही लिखा हुआ है द्वि का मतलब लिखा हुआ है दो। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, क्या याद रखेंगे द्विघात समीकरण कौन सा होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। अब देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि जो तुलना करवाई जाती है इसी से करवाई जाती है। इसका व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसको हमको अच्छे से याद रखना है। बराबर क्या होगा? 0। और यहाँ पे ये जो a है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा द्विघात कैसे पहचानेंगे। अब देखो कभी कभी थोड़ा सा बदल के दे देते हैं कि द्विघात लिखेंगे निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है, या फिर जैसे कि सवाल लिखा हुआ है x+1 और x-1। अब पूछ लिया जाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसे देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण तो लग नहीं रहा है क्योंकि अधिकतम घात चर की क्या 0 एक ही है। तो यहाँ इसका क्या करवा लेंगे? गुणा। और जब गुणा करवाएंगे तो ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये सूत्र बन गया x² माइनस 1² बराबर 0। तो ये हमारा सूत्र बन गया x² माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो x की अधिकतम घात कितनी है? x चर है, अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। जैसे कि एक और क्वेश्चन दे देते हैं x+1/x बराबर 0 पूछ लिया गया। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो कैसे बताएंगे? तो हम सीधा सा बताएंगे क्योंकि इसको हल करेंगे, ऐसे तो बता नहीं सकते, ऐसे तो यहाँ एक ही घात है। तो यहाँ हल करेंगे तो x का इधर देखो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ बटे में x, क्योंकि लासा पूरा x हो गया बराबर 0। x जो बटे में है उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा। x² प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अतः कह सकते हैं इसकी भी अधिकतम घात क्या है? 2 है। अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो अब हम में लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। अब देखो हम बताएंगे द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, और 3 विधियां कौन कौन सी हैं और तीनों विधियों के बारे में हम अच्छे से जो है डिटेल से बताएंगे। तो जो है 3 विधियां बताते हैं पहले कौन सी हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। पहली विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरी की अगर बात करें तो इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर। देखो पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है पूर्ण वर्ग और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो ये 3 निम्नलिखित 3 मतलब मेन 3 विधियां कह सकते हैं जिनसे हम जो है द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं तथा इनके मूल बता सकते हैं। तो आज जो है हम बताएंगे गुणनखंड विधि। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान क्या देंगे, इसको अगर देखेंगे तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। हमने बताया था इसका व्यापक रूप क्या था, बता दिया था। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है a और c का गुणनफल कर देना है, इसका और इसका। अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो कोई बात ही नहीं तो गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। तो यहाँ गुणा करने पर कितना आ गया है? 20 आ गया। तो हमको यहाँ देखना क्या है कि गुणा करने पर किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यहाँ देखेंगे इनका गुणनखंड क्या है? -1।
तो जोड़ने घटाने पर चाहे जोड़ के लाएं और चाहे घटा के लाएं वो आना चाहिए -1। अच्छे से समझना है, इनका गुणा करना है सबसे पहला काम। गुणा करने पर जितना भी आता है वो तो आ ही गया, अब घटाने पर या जोड़ने पर -1 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 5 और 4 का गुणा कितना आ रहा है 20। अगर हम 5 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन दिक्कत यह है एक माइनस का आना चाहिए, इसलिए माइनस का इसको रखना है और प्लस का इसको रखना है। और अब करते हैं तो देखो यहां से करेंगे तो 4x² माइनस के 5x और प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस के 5x प्लस के 4x जब घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब देखो दो दो जो है पद ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा कॉमन क्या हो रहा है x बचा क्या 4x माइनस के 5। अगर इधर बात करें तो प्लस के, अब देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिला और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लेते हैं, 1 कॉमन हमेशा होता है। तो यहाँ भी क्या बचा 4x माइनस 5 बराबर 0। तो अब देखेंगे तो पूरे में क्या कॉमन, ये और ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो समझ लेना कुछ ना कुछ आपने गलती की है। तो अब यहाँ देखो पूरा क्या ले लिया हमने कॉमन 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 1 और बराबर 0। तो हमारे गुणनखंड आ गए 4x माइनस 5 और x प्लस 1। अब देखो अब अगर आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो 4x माइनस 5 बराबर 0 के कर लेंगे, हर दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा बराबर 5, क्योंकि माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। अब इसको यहाँ कर देते हैं तो x बराबर जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा एक x का मान आ गया। अब दूसरा हल करते हैं, यहाँ कर लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -1। तो ये x का मान भी आ गया। तो हमारे जो x के मान निकले वो 5/4 और -1 निकल आए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो गुणनखंड विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, और अगर आ गई है तो इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर करें, तभी आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स जो है डिपेंड करती है रिवीजन पर। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको मैथ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।